आज हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रवाद का युग आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड इंडियन हिस्ट्री का सेकंड टॉपिक। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ने अपनी असफलता के बाद भी भारतीयों को एक प्रेरणा दी। 1857 ईस्वी के इस स्वतंत्रता संग्राम से पहले भी अंग्रेजी शासन के विरुद्ध कई आंदोलन हुए, किंतु 1858 ईस्वी के बाद यह आंदोलन अधिक संगठित थे। 1858 ईस्वी के बाद स्थापित बहुत से संगठनों ने भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के लिए जमीन तैयार की और इसी का परिणाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में परिवर्तन किया। अब ब्रिटिश सरकार खुलकर भारत पर शासन के लिए सामने आई। भारत पर शासन हेतु अंग्रेजी भाषा में शिक्षित एक वर्ग का निर्माण किया गया जो नस्ल से भारतीय और तौर तरीके से अंग्रेज हों। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के लिए अंग्रेज मुसलमानों को दोषी मानते थे। उन्होंने मुसलमानों का दमन किया और शिक्षित हिंदू समुदाय को ज़्यादा महत्व दिया। यह शिक्षित हिंदू समुदाय ही भारत में राष्ट्रवाद का जन्मदाता बना। 1885 ईस्वी का भारतीय इतिहास में बड़ा महत्व है। इस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से एक अखिल भारतीय राजनीतिक संस्था का भी जन्म हुआ। यह भारतीय राष्ट्रवाद का बीजारोपण था। यह कहना है कि इससे पूर्व भारत में राष्ट्रवाद न था, सही न होगा, पर आधुनिक परिभाषा जैसा राष्ट्रवाद न था, यह भी तो सत्य है। भारत सांस्कृतिक रूप से तो बहुत पहले ही एक राष्ट्र था, पर एक राजनीतिक इकाई के रूप में यह एक राष्ट्र न था। परंपरागत भारतीय इतिहास लेखकों ने भारतीय राष्ट्रवाद के उत्थान को अंग्रेजी प्रशासन की बनाई गई संस्थाओं, अवसरों तथा साधनों द्वारा उत्पादित प्रेरणा के फलस्वरूप भारतीय अनुक्रिया का परिणाम ही बताया। दूसरे शब्दों में हम बात करें तो भारतीय राष्ट्रवाद कुछ सीमा तक उपनिवेशवादी नीतियों तथा कुछ सीमा तक उस नीति की प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप ही उभरा। पर भारतीय राष्ट्रवाद को अपनी संतान बताने वाले अंग्रेज लेखक यह भूल जाते हैं कि इन्हीं के साथ थी जॉन स्ट्रेची। देखिए हम बात किसकी कर रहे हैं, जॉन स्ट्रेची। ध्यान दें इस बात पे, जॉन स्ट्रेची जो भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी रहे ने 1884 ईस्वी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के भूतपूर्व छात्रों को कहा था, भारत के विषय में सबसे पहले तथा प्रमुख आवश्यक जानने योग्य बात यह है कि न एक और न था और न ही कभी एक संयुक्त राष्ट्र होगा। और फिर भी यदि हम क्लीवलैंड की यह बात मान लें, किसकी बात मान लें, क्लीवलैंड की बात मान लें कि भारतीय राष्ट्रवाद तो अंग्रेजी राज की ही संतति थी, तो भी यह मानना पड़ेगा कि भारतीय राष्ट्रवाद एक अनैच्छिक संतान थी जिसे इन्होंने जन्म लेते ही मार डालने का पूरा प्रयास किया। आगे हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की सहायता से भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के कारणों को जानेंगे, जिसमें पहला है भारत का राजनीतिक एकीकरण। 1707 ईस्वी के बाद भारत की राजनीतिक एकता का लोप हो चुका था, किंतु अंग्रेजों ने संपूर्ण देश को एक दृढ़ केंद्रीय शासन के अंतर्गत लाकर भारत में राजनीतिक एकता स्थापित की। इससे भारतीयों में राष्ट्रीय भावना का अंकुरण हुआ और धीरे धीरे, स्नेह का अर्थ है धीरे धीरे, समान विचारों वाले व्यक्तियों में मैत्रीपूर्ण संबंधों की स्थापना हुई। 1857 ईस्वी का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सफल नहीं रहा, पर भारतीयों को एक करने में बड़ी मदद की।
भारत के हर व्यक्ति में को इस संघर्ष ने सदैव प्रेरणा दी है। दूसरा आता है प्रजातीय विभेद की नीति, जिसको अपन नस्लीय भेदभाव की नीति भी कहते हैं। भारत में व्यापार के उद्देश्य से आई ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में जब राजनीतिक सत्ता आ गई तो उन्होंने प्रजातीय विभेद की नीति अपनाई। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों की प्रजातीय विभेद की नीति अधिक उग्र हो गई थी। 1858 में महारानी की घोषणा में भारतीयों को यह आश्वासन दिया गया था कि उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरियों में स्थान दिया जाएगा, किंतु ब्रिटिश प्रशासकों ने इस घोषणा पर कभी अमल नहीं किया, इस पर कभी कोई चर्चा ही नहीं की। वस्तुतः 1857 की क्रांति के बाद तो अंग्रेजों की भारतीयों के साथ पिछली सहानुभूति घृणा की भावना में बदल गई थी। प्रशासकीय क्षेत्र में भारतीयों को उच्च पदों से वंचित करने, उन्हें अयोग्य घोषित करने तथा उनके प्रति रंग भेद नीति पर अब अधिक बल दिया जाने लगा था। किसी भी भारतीय जज को अंग्रेजों की मुकदमे सुनने का अधिकार नहीं था। एक ही अपराध के लिए भारतीयों व अंग्रेजों के लिए दंड विधान में भी अंतर था। अंग्रेजों के निवास स्थान भारतीयों के निवास स्थानों से बिल्कुल अलग थे। ऐसे वातावरण में अंग्रेजों के विरुद्ध ज्वालामुखी का विस्फोट होना भी स्वाभाविक था। तीसरा था इस काल के महान नेताओं का योगदान। भारतीय राष्ट्रवाद के उद्देश्य हेतु जैसा कि हमने देखा, कच्ची सामग्री तो पर्याप्त थी, किंतु इसका उपयोग कर भारतीय राष्ट्रवाद की इमारत जिन नेताओं ने खड़ी की थी उनका योगदान अनदेखा नहीं किया जा सकता। इन नेताओं ने छोटे छोटे संगठन बनाए जिनमें से कुछ तो दबाव समूह शरीके थे, किंतु इन नेताओं और इनके संगठनों ने आम भारतीयों को संगठन की महत्ता और उसके लाभों से परिचित कराया। कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी, जिसे राष्ट्रवाद के प्रारंभिक दौर की चरम परिणति कहा जा सकता है, से पूर्व के इस महान नेताओं और उनके द्वारा स्थापित संगठनों के बारे में हम निम्नलिखित बात करेंगे इस सारणी के द्वारा, जो क्या कह रही है कि बंग भाषा प्रकाशन सभा 1836 ईस्वी बंगाल में और राजा राममोहन राय के अनुयायी के द्वारा। दूसरी लैंड होल्डर्स सोसाइटी, जिसको भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था भी कहा जाता है, 1838 ईस्वी में कलकत्ता के अंदर द्वारका नाथ टैगोर, प्रसन्न कुमार ठाकुर, राजा राधाकांत देव के द्वारा। तीसरा है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1859 ईस्वी लंदन के अंदर विलियम एम्स द्वारा। चौथा है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, जो 1843 ईस्वी कलकत्ता के अंदर द्वारका नाथ टैगोर, जॉर्ज थॉम्पसन। पांचवा है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1851 ईस्वी के अंदर कलकत्ता के अंदर देवेंद्र नाथ टैगोर और राधाकांत देव के द्वारा। छठा है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 ईस्वी के अंदर लंदन के अंदर दादा भाई नौरोजी के द्वारा। सातवीं है पूना सार्वजनिक सभा 1870 ईस्वी में पूना के अंदर महादेव गोविंद रानाडे, HS चिपलुंकर के द्वारा। आठवीं है इंडियन लीग 1875 ईस्वी बंगाल के अंदर शिशिर कुमार घोष। नौवीं है इंडियन एसोसिएशन 1876 ईस्वी कलकत्ता और आनंद मोहन बोस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। 10वीं है इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस 1883 ईस्वी
कलकत्ता के अंदर आनंद मोहन बोस, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 11वीं है मद्रास महाजन सभा 1884 ईस्वी। मद्रास के अंदर वी राघवाचारी, एस अय्यर, एस रामास्वामी, मुद्दालियर, पी आनंद चार्लू। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 ईस्वी, बम्बई। फिरोज शाह मेहता, कीर्ति तेलंग, बदरुद्दीन तैयबजी, बम्बई 3। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1851 ईस्वी की स्थापना लैंड होल्डर्स सोसाइटी व बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन को मिलकर हुई थी। इंडियन एसोसिएशन 1876 ईस्वी कांग्रेस की स्थापना से पूर्व अखिल भारतीय स्तर का एकमात्र संगठन था। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का पहला अधिवेशन 1883 में, दूसरा अधिवेशन 1885 में हुआ था। पहला अधिवेशन और दूसरा अधिवेशन। इसके संस्थापक सुरेंद्रनाथ बनर्जी व पहले अधिवेशन के अध्यक्ष आनंद मोहन बोस थे। 1886 में इस कांग्रेस में विलय हो गया। 1859 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने ICAS के लिए चुने गए पर उन्हें भारत में बर्खास्त कर दिया गया। प्रथम भारतीय बर्खास्त होने वाले कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। चौथा है लॉर्ड लिटन की प्रतिक्रियावादी नीति। लॉर्ड लिटन 1876 से 80 की प्रतिक्रियावादी नीति के कारण राष्ट्रीय असंतोष की ज्वाला धधक उठी और इस ज्वाला ने राष्ट्रीय चेतना की मशाल जला दी। लॉर्ड लिटन ने भारतीय सिविल सर्विस में प्रवेश की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी 1876 ईस्वी, जिससे भारतीयों का प्रवेश बिल्कुल असंभव हो गया। लिटन के समय पारित इंडियन आर्म्स एक्ट 1878 ईस्वी के तहत बिना लाइसेंस के हथियार रखना गैर कानूनी बना दिया गया, पर यह नियम केवल भारतीयों पर लागू था। लिटन द्वारा पारित वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी की केवल भारतीयों ने ही नहीं बल्कि इंग्लैंड की संसद में भी भारी आलोचना हुई। इस एक्ट ने भारतीयों को अपने राजनीतिक अस्तित्व के बारे में सजग कर दिया। लिटन द्वारा उस समय दिल्ली दरबार 1 जनवरी 1877 को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैसर-ए-हिंद की उपाधि देने हेतु का आयोजन किया करना, जिस समय भारत के विभिन्न क्षेत्र अकाल की चपेट में आए हुए थे। पांचवा है ब्रिटिश काल में इल्बर्ट बिल विवाद। भारत में प्रचलित न्याय प्रणाली के अनुसार प्रेसिडेंसी को छोड़कर अन्य कहीं भी अंग्रेजों के विरुद्ध अभियोगों की सुनवाई केवल अंग्रेज न्यायाधीश ही कर सकते थे। भारतीय न्यायाधीश किसी अंग्रेज के विरुद्ध फौजदारी मुकदमा नहीं सुन सकता था। न्याय की दृष्टि से भारतीयों और यूरोपियनों को समान स्तर पर लाने के उद्देश्य से लॉर्ड रिपन 1880 से 84 ईस्वी ने अपनी कौंसिल के विधि सदस्य कौन थे? CP इल्बर्ट को इस संबंध में एक विधेयक प्रस्तुत करने को कहा। अतः इल्बर्ट ने एक विधेयक प्रस्तुत किया 1833 ईस्वी में, जिसमें भारत में रहने वाले यूरोपियनों के विरुद्ध अभियोग की सुनवाई करने का अधिकार भारतीय मजिस्ट्रेटों को देने की व्यवस्था थी। इस विधेयक से समस्त यूरोपियनों में खलबली मच गई। अंग्रेजों ने इसे काला कानून कहा और भारत के अधिकांश गैर सरकारी अंग्रेज इस विरोध में सम्मिलित हो गए। उन्होंने इस विधेयक का संगठित विरोध करने के लिए एक एंग्लो इंडियन डिफेंस एसोसिएशन का गठन कर दिया। अंत में विवश होकर रिपन को विधेयक में संशोधन करना पड़ा 1884 ईस्वी में, जिससे उसकी मूल भावना ही समाप्त हो गई।
रिपन को संगठित विरोध के सामने झुकना पड़ा। यूरोपियनों के संगठित विरोध ने भारतीयों की आंखें खोल दी। उन्हें संगठन की शक्ति समझ आई। हेनरी कॉटन ने लिखा है कि इस बिल के विरोध में किए गए यूरोपियनों के आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीय विचारधारा को जितनी एकता प्रदान की है, उतनी तो बिल पारित होकर भी प्रदान नहीं कर सकता था। छठा क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी एलन एक्टोवियन होम से कांग्रेस के प्रथम सचिव थे द्वारा 1885 में की गई। होम ने 1884 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संघ की स्थापना की थी। होम ने 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी, जिसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था। इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया था। कांग्रेस के प्रथम बम्बई अधिवेशन में कुल 72 सदस्यों ने, कितने सदस्यों ने? कुल 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। इस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन व भारत सचिव आर चर्चिल थे। गैल्वेस्टोन इस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। फिर लाला लाजपत राय ने कांग्रेस को लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज बताया। लाला लाजपत राय ने कांग्रेस को स्पष्ट रूप से अंग्रेजी राज की रक्षा हेतु सेफ्टी वॉल्व अबे कपाट माना। सुरक्षा वॉल्व सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत भी लाला लाजपत ने यंग इंडिया में दिया था। लाला लाजपत राय ने 1916 ईस्वी में यंग इंडिया के एक लेख में कांग्रेस को लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज, डफरिन के दिमाग का शिशु भी बताया था। लाला लाजपत राय के अनुसार, लालजी के अनुसार या लाला लाजपत राय के अनुसार होम आज़ादी के प्रेमी अवश्य थे, किंतु सबसे पहले तो एक अंग्रेज देशभक्त ही थे। जब उन्होंने देखा कि ब्रिटिश शासन पर विपत्ति आने वाली है, तो असंतोष के सुरक्षित निकास के लिए एक सुरक्षा वॉल बनाने का निश्चय भी किया। अंग्रेजों ने कांग्रेस की स्थापना सेफ्टी वॉल के रूप में की, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों ने इसका प्रयोग त्वरित चालक के रूप में किया, जिससे सरकारी दमन को रोका जा सके। प्रारंभ में कांग्रेस का रुख ब्रिटिश सरकार की तरफ अत्यंत नरम था, लेकिन 1888 ईस्वी तक कांग्रेस प्रथम अधिवेशन में पारित मांग पत्र को विनम्र निवेदन के साथ अपने हर अधिवेशन में दोहराती रही। इन दिनों कांग्रेस का सरकार के प्रति जो दृष्टिकोण था, वह दादा भाई नौरोजी के शब्दों से स्पष्ट होता है। हम ब्रिटिश प्रजा हैं, हम अपने हकों की मांग कर सकते हैं। अगर ब्रिटेन की सर्वश्रेष्ठ संस्थाओं से हमें वंचित रखा जाता है, तो फिर भारत को अंग्रेजों के स्वामित्व में रहने से क्या लाभ है। सन 1885 से 1904-5 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर उदारवादी कहे जाने वाले नेताओं का वर्चस्व था। इन्हें उदारवादी या नरमपंथी इसलिए कहा जाता क्योंकि उनका लक्ष्य ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा व्यक्त करना तथा अपनी मांगों को प्रतिवेदनों, भाषणों और लेखों के माध्यम से सरकार के सम्मुख प्रस्तुत करना। इन्हें ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रियता पर पूरा विश्वास था। नरमपंथी या उदारवादी कहे जाने वाले नेताओं में प्रमुख थे दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले थे, फिरोज शाह मेहता, मदन मोहन मालवीय, दीन सावरकर आदि। उदारवादी संवैधानिक आंदोलन में विश्वास करते थे। उन्होंने अपनी मांगों को समाचार पत्रों, भाषणों, प्रस्तावों, प्रार्थना पत्रों और वार्षिक अधिवेशनों के माध्यम से ब्रिटिश शासकों के सामने रखा। इन नेताओं का मानना था कि ब्रिटेन की जनता को भारतीय शिकायतों के बारे में वास्तविक जानकारी नहीं है।
अतः उन्होंने समय समय पर प्रतिनिधिमंडल भेजकर वहां की जनता के समक्ष भारतीय शिकायतें रखने का प्रयास किया। दादा भाई नौरोजी 1887 में नौरोजी ने इंग्लैंड में कांग्रेस के एजेंट के रूप में कार्य किया था। अगले वर्ष व्योमे में शैलचंद्र बनर्जी भी उनके साथ सम्मिलित हो गई। इसी वर्ष एक भारतीय राजनीतिक एजेंसी की स्थापना 25 क्रेबिन स्ट्रीट लंदन में की गई, जिसे 1889 में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के रूप में स्थापित कर दिया गया। इस कमेटी का अध्यक्ष वेडरबर्न तथा सचिव विलियम डिग्बी को बनाया गया। अपनी ब्रिटिश कमेटी के माध्यम से कांग्रेस ने 1890 में लंदन से इंडिया नामक समाचार पत्र निकाला गया। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में हुए महत्वपूर्ण कांग्रेस के अधिवेशन 1885 में बम्बई के अंदर हुआ था, जिसमें 72 सदस्य थे और अध्यक्ष थे व्योमोमेश चंद्र बनर्जी, ईसाई थे। 1886 में हुआ कलकत्ता के अंदर सदस्य थे 434 और अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, पारसी। 1887 के अंदर मद्रास में 607 सदस्य थे और अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी, मुस्लिम थे। 1888 के अंदर इलाहाबाद में 1248 सदस्य जॉर्ज यूल अंग्रेज थे। एग्जाम के अंदर आपको क्रम पूछ लिया जाए बढ़ते हुए क्रम में और घटते हुए क्रम में, तो आपको 1885, 86, 87 और 88 पूछ लिया जाए। और इसमें महत्वपूर्ण ये है कि जो सदस्यों की संख्या है, आपको ये पूछ लिया जाए कि कहाँ पर, और सबसे कम तो किसके अंदर है 1885 में बम्बई के अंदर, और सबसे अधिक कौन से 1888 इलाहाबाद के अंदर, तो ये ध्यान रखना है। नरमपंथी नेता दादा भाई नौरोजी को ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। उदारवादी नेता रमेश चंद्र दत्त, जिन्होंने 1899 के लखनऊ में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की, को भारत के आर्थिक इतिहास का प्रथम पुस्तक इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखने का श्रेय दिया जाता है। राष्ट्रवादियों की प्रारंभिक सफलता के रूप में 1886 में लोक सेवा आयोग की स्थापना तथा भारत और इंग्लैंड में एक साथ परीक्षा कराने पर सहमति, भारतीय व्यय की समीक्षा हेतु वेलबाई आयोग की स्थापना तथा 1892 के भारत परिषद अधिनियम का पारित होना आदि को देखा जाता है। आंदोलन के प्रथम चरण में राष्ट्रवादी नेता दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रस्तुत धन के निष्कासन का सिद्धांत, रानाडे द्वारा भारतीयों को आधुनिक औद्योगिक विकास के महत्व को समझाने तथा रमेश चंद्र दत्त द्वारा लिखी गई भारतीय आर्थिक इतिहास पर पहली पुस्तक के कारण आर्थिक राष्ट्रीयतावादी युग के नाम से भी जाना जाता है। इसके अन्य महत्वपूर्ण कारक भी रहे। 1817 के चार्टर एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। किसके चाय व चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार बना रहा है, जो 1833 के चार्टर एक्ट के से समाप्त हुआ। इसे अंग्रेजी व्यापारियों ने भारत के आर्थिक शोषण की गति को बढ़ा दिया। तीसरा है पाश्चात्य शिक्षा व समाचार पत्रों ने भी राष्ट्रवाद के उदय में अपनी भूमिका निभाई। अतिवादियों का दौर कब से 1905 से 1919 के अंदर। 1885 से 1905 तक का दौर उदारवादी युग था, तो 1905 से 1919 तक का दौर उग्र राष्ट्रवादियों अतिवादियों का दौर था। इनके उदय का प्रमुख कारण जो था वो थी अंग्रेजों की नीतियां और उदारवादियों की विफलता। दो कारण थे, अंग्रेजों की नीतियां थी और उदारवादियों की विफलता थी।
हम पढ़ चुके हैं कि नरम दलीय जिनको हम उदारवादी भी कह सकते हैं, नेता ब्रिटिश सरकार से विधानसभाओं में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि, भारत सचिव की कौशल में भारतीयों की नियुक्ति, सरकारी नौकरियों में भारतीयों को अंग्रेजों के समान अवसर देने, भू राजस्व में कमी, भारतीय उद्योगों को संरक्षण देने आदि की मांग करते रहे। लेकिन ब्रिटिश सरकार इन मांगों की अनदेखी करती रही। हम जो परिणाम देखे हैं उसके अनुसार सरकार के प्रति भ्रम टूटने लगा और साथ ही निराशा भी बढ़ने लगी। इससे कांग्रेसियों में एक नया गुट उभर कर सामने आया। इस नए गुट ने संघर्ष के माध्यम से सरकार पर दबाव डालने का निश्चय किया। वे अतिवादी अथवा उग्रवादी कहलाए। उग्र राष्ट्रवादियों को उदारवादियों की भिक्षावृत्ति की कार्य पद्धति पसंद नहीं आई और उनमें इस नीति एवं कार्य पद्धति के विरोध उभरा। उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा की शुरुआत 1893 ईस्वी से देखने को मिलती है। अगस्त 1893 ईस्वी में अरविंद घोष ने ड्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड नामक लेख में लिखा कि विरोध पत्रों से, प्रार्थना पत्रों, स्मृति पत्रों से देश कभी स्वतंत्रता को प्राप्त नहीं कर सकता। बंगाल में कांग्रेस के प्रति मोह भंग की अभिव्यक्ति अश्विनी कुमार दत्त ने दी, जिन्होंने 1897 के अमरावती अधिवेशन को 3 दिन का तमाशा कहा था। पूछा जाने की संभावना है कि बंगाल में कांग्रेस के प्रति मोह भंग की अभिव्यक्ति अश्विनी कुमार दत्त ने की दी, जिन्होंने 1897 के अमरावती अधिवेशन को 3 दिन का तमाशा कहा था। रविंद्रनाथ टैगोर ने कांग्रेस की भीखमंगी नीति की आलोचना कर स्वदेशी उद्यम और राष्ट्रीय शिक्षा के माध्यम से आत्मशक्ति का बार बार आह्वान किया। विपिन चंद्र पाल ने उदारवादियों के संवैधानिक संघर्ष को राजनीतिक भिक्षावृत्ति पॉलिटिकल मेडिकेंसी की संज्ञा दी। उन्होंने 1902 में अपने समाचार पत्र न्यू इंडिया में लिखा कि यहाँ कांग्रेस और लंदन में ब्रिटिश कमेटी दोनों भीख मांगने वाली संस्थाएं हैं। लाला लाजपत राय ने कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला कहा। वहीं तिलक ने कांग्रेस को चापलूसों का सम्मेलन और कांग्रेस अधिवेशनों को छुट्टियों का मनोरंजन बतलाया। 4 जुलाई 1904 को तिलक ने केसरी में लिखा कि यदि हम साल में एक बार मेंढकों की भांति टर टर कर चुप होते रहे तो हमें कभी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी। उसके बाद 1896 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि गत 12 वर्षों से हम चिल्ला रहे हैं कि शासन हमारी बातों को सुने, लेकिन सरकार हमारी आवाज़ों को नहीं सुनती, बंदूक की आवाज़ों को सुनती है। कांग्रेस के बारे में जो टिप्पणियां की गई थी वो मुख्य हैं। कांग्रेस जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है। ये किसने कहा? डफरिन ने। कांग्रेस अपने पतन के कगार पर खड़ी है और भारत में रहते हुए मेरी एक प्रबल अभिलाषा है इसके शांतिपूर्ण अंत में सहयोग करना है। ये किसने कहा? लॉर्ड कर्जन ने। अतिवाद की उत्पत्ति के कारण भारत में अतिवाद नेतृत्व के उदय के कारणों को मोटे तौर पर 2 भागों में बांटा गया है। एक है राष्ट्रीय कारण, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय कारण। अब जो राष्ट्रीय कारण है उसके कारण निम्नलिखित हैं। 1892 ईस्वी के अधिनियम से उत्पन्न निराशा, भारत का तीव्र आर्थिक शोषण और अकाल प्लेग आदि के समय सरकार का भेदभावपूर्ण व्यवहार।
चौथा है लॉर्ड कर्जन 1898 से 1905 ईस्वी के दमनकारी कार्य। पांचवा है बंगाल का विभाजन। छठा है लाल पाल बाल का नेतृत्व। ध्यान देना है, आजकल क्रम बहुत पूछा जा रहा है, तो इनको क्रम के अनुसार ही याद करना है। अंतर्राष्ट्रीय कारण निम्नलिखित हैं। पहला है दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार। दूसरा है जापान की रूस पर विजय 1905 ईस्वी, यूरोपीय श्रेष्ठता की भावना का अंत। तीसरा है एबिसिनिया द्वारा इटली को पराजित करना 1896 ईस्वी। अतिवादी दल के उद्देश्य तथा तरीके। भारतीय राजनीति में एक नया दौर दो रूप में प्रकट हुआ। पहला था कांग्रेस के भीतर अतिवादी दल का उदय। दूसरा था देश में क्रांतिकारी दल का उदय। चार प्रमुख कांग्रेस नेताओं लोकमान्य तिलक, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष और लाला लाजपत राय ने इस नए दल की नीतियों की परिभाषा की, इनकी अभिलाषाओं को व्यक्त किया और इनके कार्यों का मार्गदर्शन किया। तिलक ने यह कहकर कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, भारतीयों में एक नई उत्तेजना का संचार किया। विपिन चंद्र पाल ने इस दल की मांगों की इन शब्दों में व्याख्या की, देश में नया सुधार नहीं अपितु पुनर्गठन की आवश्यकता है। लाला लाजपत राय के अनुसार जैसे दास की आत्मा नहीं होती, इसी प्रकार दास जाति की कोई आत्मा नहीं होती और आत्मा के बिना मनुष्य केवल पशु है। इसलिए देश के लिए स्वराज्य परम आवश्यक है और सुधार अथवा उत्तम राज्य इसके विकल्प नहीं हो सकते। अतिवादियों का कार्यक्रम। अतिवादियों ने विदेशी माल का बहिष्कार और स्वदेशी माल अंगीकार करने को कहा। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय शिक्षा और सत्याग्रह पर भी बल दिया गया। इस कार्य में बाल गंगाधर तिलक के समाचार पत्र केसरी मराठी में, वह मराठा अंग्रेजी भाषा में, विपिन चंद्र पाल के न्यू इंडिया और लाला लाजपत राय के पंजाबी, अरविंद घोष के युगांतर व वंदे मातरम ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है समाचार पत्र पर आधारित या समाचार पत्र के संदर्भ में। सरकार नियंत्रित शिक्षा संस्थाओं के स्थान पर एक राष्ट्रीय शिक्षा योजना बनाएगी। अतिवादियों दल की योजना थी कि विद्यार्थियों को देश सेवा में लगाया जाए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि ये तो केवल पढ़ रही है, जैसे इस वो पीडीएफ है उसको पढ़ रही है तो इससे हमें क्या फ़ायदा होगा। देखिए, जिसको भी ये वीडियो मिल रही है तो आप ये ना सोचें ये केवल पवन भवरिया सर की जो पीडीएफ है उसको मैं खुद स्वयं रीड कर रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं ये वीडियो बना लूँ साथ में, ताकि जो और भी एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं उनकी भी कुछ हेल्प हो जाए। अगर मेरी बोलने में या मेरी भाषा में कोई त्रुटि आ रही है तो प्लीज़ आप उस पर ध्यान न देकर केवल आप मटेरियल पर ध्यान दें ताकि आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन सही हो। क्योंकि आपका एक एक पर्सन आपको एग्ज़ाम में चरम सीमा तक ले जाएगा। जब सरकार ने विद्यार्थियों के विरुद्ध अनुशासित कार्यवाही करने की धमकी दी तो विद्यार्थियों को यह कहा गया कि वे इन विश्वविद्यालयों को छोड़ दें। इनके विकल्प भी विद्यार्थियों को दिए गए। सर गुरुदास बनर्जी ने बंगाल राष्ट्रीय शिक्षा परिषद बनाई। मद्रास में पच्छेपा राष्ट्रीय कॉलेज स्थापित किया गया।
पंजाब में DAB आंदोलन ने जोर पकड़ा। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय शिक्षा परिषद 1906, बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट 1906 की स्थापना की गई। अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वो 1885 से 1919 के मध्य है। 1885 ईस्वी से 1919 ईस्वी के मध्य नहीं कालखंड में उदारवादियों और उग्र राष्ट्रवादियों के अतिरिक्त कुछ अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं भी घटी जिनका अध्ययन किए बिना इस दौर के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास अधूरा ही है। इसलिए घटनाएं निम्नलिखित हैं। इन घटनाओं का क्रम पूछा जा रहा है, ध्यान दें, आपको क्रम के अनुसार ही इनको याद करना है। बंग भंग और स्वदेशी आंदोलन, कांग्रेस की सूरत फूट, तीसरा है मुस्लिम लीग की स्थापना, चौथा है मार्ले मिट्टो सुधार, पांचवा है दिल्ली दरबार, छठा है कामागाटा मारू प्रकरण और सातवां है लखनऊ पैक्ट, आठवां है होम रूल आंदोलन और मार्टिन्यू घोषणा, नौवां है क्रांतिकारी आतंकवाद प्रथम चरण। हम पहला पढ़ेंगे बंग भंग और स्वदेशी आंदोलन के बारे में। बंगाल में विकसित हो रहे राष्ट्रवाद को कुचलने का प्रयास था बंगाल विभाजन। 19 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की, जिसके तहत बंगाल को दो भागों में बांट दिया। पहला था पूर्वी बंगाल व असम और दूसरा भाग था शेष बंगाल। इस विभाजन का एक उद्देश्य हिंदू व मुसलमानों में फूट पैदा करके एक नया प्रांत बनाना था जिसमें मुसलमानों की प्रधानता रहे। पूर्वी बंगाल के लेफ्टिनेंट कर्नल बेमफाइल्ड पुल्लर ने मुसलमानों को अपनी चहेती पत्नी के रूप में उल्लेख किया। इस प्रकार बंगाल विभाजन धार्मिक आधार पर भी हुआ। जन विरोध के बावजूद कर्जन की बंगाल विभाजन की घोषणा को 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को कार्यान्वित कर दिया गया। बंगाली जनता ने 16 अक्टूबर को शोक दिवस के रूप में मनाया। उस पूरे बंगाल में हड़ताल रही। रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर विभाजन दिवस को एकता के प्रतीक के रूप में राखी बंधन दिवस के रूप में मनाया गया। लोगों ने एक दूसरे को राखी भी बांधी थी। बंग भंग आंदोलन के समय राष्ट्रीय शिक्षा के लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन तथा सतीश चंद्र मुखर्जी ने डॉन सोसाइटी की स्थापना की। अरविंद घोष बंगाल नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल भी बने। स्वदेशी उद्योगों की भी स्थापना हुई। पीसी रॉय ने बंगाल केमिकल फैक्ट्री की स्थापना की। लेकिन इस आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव बंगाल के सांस्कृतिक क्षेत्र में देखने को मिला। रविंद्रनाथ टैगोर, रजनीकांत सेन, द्विजेंद्र लाल राय, मुकुंद दास, सैयद अबू मोहम्मद आदि ने राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत गीत लिखे थे। इसी अवसर पर रविंद्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बांग्ला लिखा, जो 1971 ईस्वी में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। चित्रकला के क्षेत्र में अवनिंदर नाथ टैगोर पूरी तरह स्वदेशी कला की प्रेरणा से चित्र बनाए व नंदलाल बोस का कार्य सराहनीय रहा। विज्ञान के क्षेत्र में पीसी राय व जेसी बोस ने काफी कार्य किया। कर्जन और उसके मित्रों ने मुसलमानों को इस आंदोलन से अलग करने और दूर करने की बड़ी कोशिश की थी, फिर भी वे इससे पूरी तरह सफल नहीं हुए। मुसलमान भी इस आंदोलन में शामिल हुए और अब्दुल रसूल, लियाकत हुसैन, अब्दुल अल हलीम गजनवी, यूसुफ खान बहादुर, मोहम्मद इस्माइल चौधरी जैसे नेता सामने आए। आंदोलन का महत्व और प्रभाव। बंग भंग आंदोलन भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास को एक स्वर्णिम अध्याय है। इस आंदोलन का परिणाम विदेशी माल का बहिष्कार, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग और राष्ट्रीय शिक्षा पर बल दिया जाना था। वस्तुतः यह आंदोलन हमारे
राष्ट्रीय आंदोलन का एक मोड़ बिंदु था। आंदोलन दिसंबर 1911 ईस्वी तक चलता रहा। इसके बाद भारतीयों के इस संगठित विरोध को शांत करने के लिए भारत सरकार को विवश होकर 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को रद्द करना पड़ा था। ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कर दी गई। पहली बार ब्रिटिश सरकार को भारतीय जनमत के समक्ष झुकना पड़ा। दूसरा पॉइंट है कांग्रेस की सूरत फूट। बंगाल विभाजन के बाद उत्पन्न परिस्थितियों ने कांग्रेस के दोनों गुटों उदारवादियों और अतिवादियों में पहले से विद्यमान विरोध को और अधिक गहरा कर दिया। बंगाल विभाजन के बाद कांग्रेस का अधिवेशन 1905 में बनारस में गोखले की अध्यक्षता में हुआ। 1905 के कांग्रेस अधिवेशन की एक मुख्य घटना यह रही कि अधिवेशन के पहले सर्वप्रथम उदारवादियों ने अपने समर्थकों के साथ अलग बैठक ने दोनों पक्षों के तनाव को और अधिक बढ़ा दिया। तत्पश्चात 1906 ईस्वी में कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इसी अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज शब्द का उल्लेख किया और स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बताया। कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस का 1907 का अधिवेशन नागपुर में करने का निर्णय कर लिया गया था। 22 सितंबर 1907 को कांग्रेस की स्वागत समिति की बैठक में दोनों पक्षों के बीच इतना झगड़ा हुआ कि उदारवादियों ने कांग्रेस का अधिवेशन नागपुर में करने का विचार त्याग दिया और अपने गढ़ सूरत में करने का फैसला किया। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन दोनों गुटों के शक्ति परीक्षण का स्थल बन गया। उदारवादियों ने अध्यक्ष पद के लिए रासबिहारी घोष, जो अंतर अध्यक्ष चुने भी गए, का नाम प्रस्तावित किया गया, किंतु अतिवादियों ने लाला लाजपत राय का नाम प्रस्तावित करने का निश्चय भी किया। परंतु कांग्रेस में उदारवादियों के बहुमत को देखते हुए लालाजी ने इस पद के लिए अनिच्छा जाहिर की। तब अतिवादियों ने अश्विनी कुमार दत्त का नाम पेश किया। इसके बाद दोनों पक्षों में जमकर झगड़ा हुआ और कांग्रेस का विभाजन हो गया। कांग्रेस की फूट का परिणाम। कांग्रेस की इस फूट का ब्रिटिश सरकार ने पूरा लाभ उठाया तथा अतिवादियों के विरुद्ध अपना दमन चक्र छेड़ दिया। अंग्रेजों ने लाला लाजपत राय को बंदी बना लिया और भारत के सम्राट के प्रदेशों में खलबली मचाने के आरोप में बिना मुकदमा चलाए कैद कर लिया। इसके बाद विपिन चंद्र पाल को फंसाया गया। जब 1907 में अलीपुर बम कांड के संबंध में श्री अरविंद की गिरफ्तारी हुई तो विपिन चंद्र पाल को साक्ष्य के लिए बुलाया गया, परंतु पाल ने जाने से इनकार कर दिया था। उन्हें अदालत की मानहानि के आरोप में 6 महीने का कारावास दिया गया। बाद में पाल राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए भारत से इंग्लैंड चले गए और 1908 से 1911 तक वहीं रहे। भारत से इंग्लैंड चले गए और 1908 से 1911 तक वहीं रहे। अब सरकार तिलक को कारावास में डालने का मौका ढूंढने लगी। केसरी में मुजफ्फरपुर बम कांड पर कुछ लेख प्रकाशित हुए थे जिन्हें सरकार विरोधी माना गया। इन्हीं लेखों के आधार पर तिलक को 1908 ईस्वी में गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी जमानत स्वीकार नहीं की गई और न उनको अपने बचाव पक्ष में कुछ कहने का मौका दिया। 1908 ईस्वी उन्हें 6 वर्ष का कारावास व 1000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई। तीसरा पॉइंट है मुस्लिम लीग की स्थापना। बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद मुसलमानों का एक शिष्टमंडल
जिसमें 36 लोग शामिल थे। आगा खां के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1906 को शिमला में वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला। शिष्टमंडल के प्रतिवेदन का प्रारूप आर्चबाल्ड अलीगढ़ कॉलेज का प्राचार्य थे ने तैयार किया था। इस शिष्टमंडल ने केंद्रीय, प्रांतीय व स्थानीय निकायों में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह ने 30 दिसंबर 1906 में ढाका में एक बैठक में मुस्लिम लीग की स्थापना की थी, जिसकी घोषणा घोषणा की गई कि हम करेंगे। इस वर्ड पर भी ध्यान देना थोड़ा। नवाब सलीमुल्लाह इसके संस्थापक अध्यक्ष, वक़ार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन इसके प्रथम अध्यक्ष तथा आगा खां 1908 ईस्वी में इसके स्थायी अध्यक्ष बने। इस समय जिन्ना लीग का सदस्य नहीं था, उसने 1913 ईस्वी में लीग की सदस्यता ग्रहण की थी। चौथा है मार्ले मिटो सुधार 1909 ईस्वी। 1909 ईस्वी के इन सुधारों का उद्देश्य कांग्रेस के उदारवादी नेताओं को खुश करना और राष्ट्रवाद का दमन करना था। इन्हीं सुधारों में पहली बार मुसलमानों को पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन दिया गया, जिसमें भारत में विभाजन और सांप्रदायिकता के बीज बो दिए। मार्ले मिटो सुधार का भीतरी लक्ष्य भारत में एक समुदाय के विरुद्ध दूसरे को लड़ाना था। लॉर्ड मार्ले ने वायसराय मिटो को एक पत्र में पृथक निर्वाचन के बारे में लिखा कि हम नाग दत्त बो रहे हैं, जिसकी फसल बड़ी कड़वी होगी। पांचवा है दिल्ली दरबार। दिसंबर 1911 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम, एकमात्र सम्राट जो भारत आया था, और महारानी मेरी भारत आए। उनके स्वागत के लिए दिल्ली में दरबार का आयोजन किया गया, जहां 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा की और कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को ब्रिटिश शासन की राजधानी बनाने की घोषणा की। 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी। बंगाल विभाजन रद्द करने के बाद बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया। असम को भी 1874 ईस्वी की स्थिति में लाया गया और सिलहट को भी असम में शामिल कर लिया गया। छठा हुआ है कामागाटामारू प्रकरण 1914 ईस्वी। यह विवाद भारतीयों का कनाडा प्रवेश को लेकर था। कनाडा सरकार ने बाहर से सीधे कनाडा न आने वाले भारतीयों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा रखा था, किंतु फिर भी गुरदीप सिंह नामक भारतीय मूल का सिंगापुर का व्यापारी एक जापानी किराए का जहाज, याद रखना, भारतीय मूल का सिंगापुर का व्यापारी जो जापानी किराए का जहाज कामागाटामारू को लेकर, कितने यात्री थे? 376। ज्यादातर तो इसमें कौन थे? भारतीय के साथ कनाडा पहुंच गया। उन्हें वहां वैंकूवर में प्रवेश की अनुमति न मिली और मजबूरन उन्हें कलकत्ता आना पड़ा। कलकत्ता के बज डॉकयार्ड में यह जहाज पहुंचा। कलकत्ता में भी इनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और पुलिस के साथ हुए संघर्ष में 18 यात्री मारी गई। वैंकूवर में यात्रियों के हितों के लिए बलवंत सिंह, सोहनलाल पाठक तथा हुसैन रहीम ने शोर कमेटी का गठन किया और इस बात का जोर शोर से प्रचार किया कि इस दुर्व्यवहार का प्रमुख कारण भारत का परतंत्र होना है। सातवां है लखनऊ पैक्ट। 1916 ईस्वी में लखनऊ में संपन्न इस पैक्ट के तहत कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक
मंडल को सहमति दे दी। बदले में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस की उत्तरदायी शासन की मांग को समर्थन किया। कांग्रेस मुस्लिम लीग का यह समझौता बड़ी राजनीतिक भूल थी जो आगे चलकर भारत विभाजन के रूप में सामने आई। इस समझौते को संपन्न कराने में तिलक व जिन्ना की महत्वपूर्ण भूमिका थी। मदन मोहन मालवीय ने इस समझौते का विरोध किया था। 8वां है होम रूल आंदोलन और मार्टेग्यू घोषणा। मार्ले मिटो सुधारो 1919 के ईस्वी के पश्चात तथा प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व के वर्ष भारतीय राजनीति में शांति के वर्ष थे। इन वर्षों में राजनीतिक गतिविधियां नहीं के बराबर थी। अतः नेतृत्वहीन और दिशाहीन भारतीय जनता किसी उपयुक्त नेता की तलाश में थी। ठीक ऐसे समय में देश का नेतृत्व करने के लिए एनी बेसेंट आगे आई। एनी बेसेंट आयरलैंड की रहने वाली थी। वह एक उत्कृष्ट वक्ता थी तथा भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष की हैसियत से काफी प्रसिद्ध हो चुकी थी। 1913 में वह इंग्लैंड गई। भारत लौटकर 1914 ईस्वी में कांग्रेस में शामिल हो गई। एनी बेसेंट का राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश पुरानी खिड़कियों खिलाड़ी की भांति हुआ। वह भारत को वैसा ही स्वराज्य अथवा होम रूल दिलाना चाहती थी जैसा कि ब्रिटिश साम्राज्य के दूसरे उपनिवेशों को प्राप्त था। इसलिए एनी बेसेंट ने एक ओर तो कांग्रेस के दोनों दलों में मेल करवाने का प्रयत्न किया तो दूसरी ओर एक ऐसा संवैधानिक आंदोलन आरंभ किया जिससे कि भारतीय राजनीति में क्रांतिकारियों का प्रभाव न बढ़ सके। अपने उद्देश्यों का प्रचार करने के लिए उसने 2 जनवरी 1914 में कॉमनवेल्थ नामक एक साप्ताहिक समाचार पत्र अंग्रेजी में निकालना आरंभ किया। न्यू इंडिया होम रूल आंदोलन का मुख्य पत्र था। 1914 ईस्वी में लोकमान्य तिलक के पुनः वापस आ जाने से लोगों में प्रसन्नता की लहर उत्पन्न हो गई। तिलक ने दिसंबर 1915 ईस्वी में पुन्ना में मध्य प्रांत और बंबई के राष्ट्रवादियों की एक सभा बुलाई और इसकी एक समिति ने अप्रैल 1916 ईस्वी में बेलगांव प्रांतीय कॉन्फ्रेंस के अवसर पर इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की। इसके प्रथम अध्यक्ष जोसेफ बेप्टिस्टा और सचिव एन.सी. केलकर बने। जब कांग्रेस ने होम रूल के संबंध में कोई योजना नहीं बनाई तब स्वयं एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की जिसके सचिव जॉर्ज अरुडेल थे। इस प्रकार तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना पहले की थी तथा एनी बेसेंट ने बाद में, किंतु दोनों नेताओं में पर्याप्त सहयोग था। भारत में होम रूल आंदोलन चलाने का श्रेय एनी बेसेंट और तिलक दोनों को दिया था। तिलक का कार्य श्रेष्ठ महाराष्ट्र, बंबई को छोड़कर कर्नाटक, बरार तथा मध्य भारत था और शेष भारत में आंदोलन संचालित करने का दायित्व एनी बेसेंट का था। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की जितनी भी शाखाएं थी वे सब होम रूल लीग के कार्यालयों का काम लेने लगी। आंदोलन का दमन कैसे हुआ? 1917 ईस्वी तक होम रूल आंदोलन अपनी लोकप्रियता की चरम सीमा पर पहुंच गया था। ब्रिटिश सरकार युद्ध के दौरान ऐसे आंदोलन को सहन करने वाली नहीं थी, अतः सरकारी दमन चक्र पूर्ण वेग में चलना आरंभ हो गया। वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने एनी बेसेंट और उसके 2 सहयोगियों को गिरफ्तार कर नजरबंद कर दिया। इस गिरफ्तारी के विरोध में सर एस सुब्रमण्यम अय्यर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। यह उपाधि प्राप्त करने वाले वे प्रथम भारतीय थे। इसका परिणाम यह हुआ कि भारत में एनी बेसेंट तथा होम रूल आंदोलन की लोकप्रियता अत्यधिक बढ़ गई। अतः सरकार पर अब जब चारों ओर से दबाव पड़ने लगा
तो विवश होकर सरकार ने एनी बेसेंट को छोड़ दिया। एनी बेसेंट की लोकप्रियता के कारण 1917 ईस्वी में वह कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गई, जो क्या थी, प्रथम महिला अध्यक्ष थी। इस आंदोलन की लोकप्रियता का अनुमान इससे भी लगाया जा सकता है कि जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, बी चक्रवर्ती, जे बनर्जी, भूलाभाई देसाई, चित्तरंजन दास, तेज बहादुर स्प्रू, मोहम्मद अली जिन्ना, लाला लाजपत राय, बीपी वाडिया, सीपी रामस्वामी अय्यर आदि भी इस आंदोलन से जुड़े हुए थे। आंदोलन की समाप्ति कैसे हुई? 1917 में सबसे महत्वपूर्ण घटना यह हुई कि इंग्लैंड में चैम्बरलेन के स्थान पर एडविन मार्टेन्ग्यू भारत सचिव बना और उसने भारतीयों के प्रति बड़ी सहानुभूति प्रदर्शित की। उसने 20 अगस्त 1917 को घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार की नीति धीरे धीरे भारत में स्वायत्त शासन स्थापित करने की है। उसने अपनी घोषणा में यह भी कहा कि शासन के प्रत्येक विभाग में भारतीयों को शामिल किया जाएगा। मार्टेन्ग्यू की इस घोषणा ने भारतीय राजनीति में एक नवीन युग का सूत्रपात किया तथा इस घोषणा को 1858 ईस्वी की महारानी विक्टोरिया की घोषणा के बाद सबसे महत्वपूर्ण घोषणा कहा गया। इस घोषणा के बाद एनी बेसेंट ने अपना आंदोलन समाप्त कर दिया। एनी बेसेंट द्वारा आंदोलन समाप्त करने पर तिलक का आंदोलन भी क्षीण हो गया और धीरे धीरे समाप्त हो गया, क्योंकि मार्टेन्ग्यू की घोषणा में होम रूल की मांग अप्रत्यक्ष से स्वीकार कर ली गई थी। ये देखिए कि हमें एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं मिलता है कि हम आरबीएससी और एनसीईआरटी की पुस्तक पढ़ें और हिस्ट्री के अंदर हम उनसे टॉपिक छांटे, इतना टाइम नहीं है हमारे पास है। तो ये जो मुख्य मुख्य पॉइंट दिए हैं इनको आप एक बार रीड कर लीजिए। जनवरी 1886 में दी इंडियन मिरर नामक अखबार में ने लिखा, बम्बई में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस हमारे देश की भावी संसद का केंद्रक है और यह हमारे देशवासियों के लिए अकल्पनीय रूप से लाभकारी परिणामों को जन्म देगी। बदरुद्दीन तैयबजी ने 1887 में अंग्रेजी की हैसियत से कांग्रेस को संबोधित करते हुए कहा था, यह कांग्रेस भारत के किसी एक वर्ग या समुदाय के प्रतिनिधियों से मिलकर नहीं बनी है, बल्कि यह भारत के सभी समुदायों की क्या है, संस्था है। दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड एन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में ब्रिटिश शासन के आर्थिक परिणामों की बहुत तीखी आलोचना की गई थी। डीन शाह वात्सा नामक एक मध्यमार्गी उदारवादी नेता ने 1887 में नौरोजी को संबोधित करते हुए लिखा था, आजकल फिरोज शाह अपने निजी कामों में बहुत ज्यादा व्यस्त है। वे लोग पहले ही काफी अमीर हैं, तेलंग साहब की व्यस्त रहते हैं। मुझे समझ नहीं आता, अगर सभी लोग सोने की चाह में इतने व्यस्त रहेंगे तो देश की प्रगति कैसे हो सकती है। 1907 में कांग्रेस टूट गई। मध्य मार्गी धड़ा बहिष्कार की राजनीति के विरुद्ध था। इन लोगों का मानना था कि इसके लिए बल प्रयोग की आवश्यकता होती है, जो कि सही नहीं है। संगठन टूटने के बाद कांग्रेस पर मध्य मार्गी का दबदबा बन गया, जबकि तिलक के अनुयायी बाहर से काम करने लगे। दिसंबर 1915 में दोनों खेमों में एक बार फिर एकता की स्थापित हुई। तो ठीक है, यहाँ तक हमने दूसरा चैप्टर कंप्लीट किया है। पहले वीडियो जो डाला था उसमें 1857 की क्रांति है, दूसरा है वो राष्ट्रवाद का, और जो हम तीसरा वीडियो जो मैं पढ़ूंगी वो आपको डाल दूंगी वो है जन राष्ट्रवाद का युग। थैंक यू। अगर आपको ऐसा लगे कि हाँ आगे का और भी कंटेंट मिल जाए, जो 30 मई को 2026 को एग्ज़ाम है उस तक अपना एक बार रिवीजन हो जाए, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे मुझे ये पता चले कि
या आपको वीडियो ठीक लगा ताकि मैं आगे की और क्लास डालूँ। लाइक से मेरा मोटिव ये नहीं है कि मुझे यूट्यूब पर फेमस होना है, बस ये है कि आपको 30 मई तक आपको जो मैं खुद पढ़ रही हूँ वो आपको पढ़ने को मिल जाए, ताकि अगर अपने 3-4 क्वेश्चन भी ऐसा हो कि एक एक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन भी सही हो जाए तो हम मेरे एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा मिलेगा। और ये नहीं है कि मैं ये वीडियो केवल रीड कर रही हूँ, आजकल स्टेटमेंट कथन कारण के क्वेश्चन और मैचिंग कॉलम क्वेश्चन मैचिंग और काल क्रम के आधार पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसके लिए हमें एक एक वर्ड को और एक एक स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना होगा। तो प्लीज़ आप एक बार ध्यान से सुन लीजिए। जहाँ मेरे भाषा शैली में आपको शब्द समझ में नहीं आए तो आप वीडियो में वर्ड को ध्यान देकर देख लीजिए। थैंक यू।